पता चला और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं और लोगों को कम पता होता है। हम मोस्टली सोसाइटीज़ के इवेंट्स को और उनके वर्क को हम वॉलंटियर वर्क समझ लेते हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ है। अगर आपने एमएलए परस्यू करना है या बाहर का कोई भी एग्ज़ाम या बाहर आपने परस्यू करना है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है बिल्डिंग कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन, ट्विटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे ख्याल में सबसे जो है ना वो कम लोग जो है ना इसके बारे में जानते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है मेरे ख्याल में ना। आपको भी टाइम जो है ना वो आइडिया होगा। ओके, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? ओके, कोई इश्यू हो तो बता देना नेट वगैरह का, तो मैं चेक कर दूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 के प्रेप से, जो कि मेन हमारा है भी एमएलए से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले ये होती है कि सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है ना किसी भी स्टूडेंट के जो माइंड में आता है वो यही आता है जब भी वो एमएलए स्टार्ट करना चाहता है। तो यही होता है कि कब स्टार्ट करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आइदर ड्यूरिंग एमबीबीएस करना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन हाउ जॉब में करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ना इसका सबसे बेस्ट आंसर ये होता है कि जब आपको पता चल जाए ना, अगर आपने एमएलए परस्यू करना तो उसी वक्त जो है ना वो आपको इसका प्रेप स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट अगर आप एमबीबीएस में अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए, अच्छा, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए और एमबीबीएस में हैं तो बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है ना वो इमीडिएटली आफ्टर क्लिनिकल जो है ना सॉरी ये जो बेसिक साइंसेज होती हैं, इमीडिएटली आफ्टर बेसिक साइंसेज के ईयर्स के स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि अगर यूएचएस सिस्टम में हो तो फर्स्ट 2 ईयर्स के बाद होता है। और अगर ब्लॉक सिस्टम भी हो, मॉड्यूलर सिस्टम या बाकी सिस्टम भी हो, तो उसमें मैं सब्जेक्ट बता दूँ तो मेन आपके एनाटमी होती है बेसिक्स के अंदर, फिजियो होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है। ये बेसिक्स के अंदर आती हैं जो मेरे ख्याल में पूरी एमबीबीएस की बेसिक्स इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास होती हैं। तो इन ईयर्स के बाद जब आप ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है ना इमीडिएटली आफ्टर आपको इन चीज़ों के ना इन बुक्स के इन सब्जेक्ट्स के आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे पहले स्टार्ट करने का ऐसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप जो है ना वो उस तरह से एमएलए में ना प्रेप नहीं कर सकेंगे और आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इसलिए जो है ना ये इसका बेस्ट आंसर तो यही है कि इमीडिएटली आफ्टर बेसिक साइंसेज के ईयर्स के, जो कि आफ्टर सेकेंड ईयर या फिर जो है ना एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद जो है ना इसको स्टार्ट करने से पहले जो है ना वो आपको जस्ट एक दफ़ा जो है ना रिसोर्सेज की मैं बाद में बात करूँगा, बट सबको रिसोर्सेज का पता, मेन फर्स्ट एड होती है, आप सबको आइडिया है इस चीज़ का। तो फर्स्ट एड जो है ना वो बुक लेनी होती है, बेशक उसका अगर आपने नहीं भी लेनी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसको जो है ना वो आपने गो थ्रू करना, आपने देखना कि कैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे सिस्टम वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने जस्ट एक उसको स्किम करना होता है, उसको रीड नहीं मेल करना, फिर आपने स्किम थ्रू करना होता है, चीज़ों को देखना होता है। बस आपने सिर्फ अपने आप को फेमिलियर करना होता है कि किस तरह के इसमें जो है ना वो सिलेबस क्या है और किस तरह की चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हैं। तो उस तरह आपने आपको सिर्फ फेमिलियर करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, अभी स्टार्ट नहीं करना होता। उसके बाद जो है ना ऑप्टिमल टाइम का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बेसिक साइंसेस के बाद जो है ना वो आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्लिनिकल साइंसेस से पहले, क्लिनिकल होता है कि लाइक आपका मेडिसिन हो गई, सर्जरी हो गई, पीट्स और गायनी को कंसिडर करते हैं, बट पैथो आई थिंक सो कि वो भी उसके अंदर जो है ना वो क्लिनिकल के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि उसमें क्लिनिकल साइन सिम्टम्स और सारी चीज़ें होती हैं। तो फार्मा ऑलमोस्ट मिड में आती है, बट बेसिक साइंसेस के बाद जो है ना वो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री के बाद। अगर फार्मा भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बट फार्मा और पैथो ऐसी चीज़ें जो साथ साथ भी हो जाती हैं, तो इसलिए उनका वेट नहीं करना चाहिए कि वो आप करें और फिर स्टार्ट करें। उसके बाद इसके ना 2 तरीके होते हैं करने के। एक स्टेप 1 के प्रेप को करने के, मतलब मैं अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। एक होता है आपने पैरेलल करना है, एमबीबीएस के साथ साथ करना, और एक होता है डेडिकेटेड इमीडिएटली आफ्टर प्रॉफ और ग्रेजुएशन। तो बेस्ट वे यही होता है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, आई होप सो कि वो एमबीबीएस के ही स्टूडेंट्स हैं, अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, और बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया होगा जो ग्रेजुएट्स हुए होंगे।
तो मेन उनका यही होता है कि आपने अपनी एमबीबीएस की स्टडीज़ के साथ साथ इसको परस्यू करना होता है। उसका वेट नहीं करना होता कि आप फ्री होंगे, आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होगा फाइनल ईयर, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एमबीबीएस की एक ऐसी जर्नी है कि आप कभी भी टोटली फ्री नहीं होते। एमबीबीएस फ्री से फ्री होंगे, हाउस जॉब स्टार्ट हो जाएगा, हाउस जॉब से फ्री होंगे, आपकी जो है ना वो कहीं पे आप जॉब वगैरह स्टार्ट कर देंगे या ट्रेनिंग नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है पाइपलाइन के जिसके अंदर आप टोटली फ्री नहीं होते, इसलिए आपको पैरेलल में ही करना चाहना ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू सेपरेट करें। और अगर कोई करना चाहता है, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट हो चुका है और उसके बाद टाइम है, वो विद इन 1 ईयर स्टेप 1, 2 और 3 भी कर सकता है। वो एक डेडिकेटेड फेस वो होती है एक चीज़, वो सेपरेट है, बट मेरे ख्याल में ना पैरेलल वाला ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वो आपको इसके साथ साथ लेके एमबीबीएस की स्टडी मैं बताऊंगा कैसे स्केड्यूल बनाना है एमबीबीएस के साथ, रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने, नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्टार्ट कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि टाइम, इसमें जो है ना वो कब स्टार्ट, मतलब वही आ जाता है कि इसमें लेट स्टार्ट करने का नुकसान है। अगर थोड़ा सा भी अर्ली लाइक कोई सेकंड ईयर में भी स्टार्ट करना चाहता तो इट्स नॉट बैड कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकता है, उसका फ़ायदा है। बट जितना आप डिले करते जाएंगे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन या उसके बाद, उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। एक तो आप अपनी बेसिक साइंसेज जो है ना उससे अवे जाते जाएंगे। वो बेसिक चीज़ें की साइंसेज की जो चीज़ें आप सबको पता है कि वो मोस्टली कुछ चीज़ें रटे वाली होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन उनकी नहीं होती है एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थिंग्स, और ना ही वो डेली लाइफ में यूज़ होती है, इसलिए सबको भूल जाती हैं, नॉर्मल है। तो इसलिए जितना आप इसके साथ ही करेंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा एज कम्पेयर टू डिले। जितना डिले करते जाएंगे हो जाएगी, लोग करते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सीनियर जिन्होंने इवन ग्रेजुएशन के बाद जो है इवन हाउस जॉब के बाद उन्होंने डिसीजन लिया और अल्लाह का शुक्र से बहुत सारों का मैच भी हो गया उनमें से। बट उतना रिस्क बढ़ता जाता है, एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ती है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं ओके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केड्यूल कैसे बनाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे ख्याल में। मेरे से भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि डॉक्टर ज़ीशान आपने भी स्टेप 1 स्पेशली किया था उसमें एमबीबीएस के साथ, और स्पेशली फाइनल ईयर जो मोस्ट हेक्टिक होता है एमबीबीएस का, उसमें वार्ड्स वगैरह भी जाना पड़ता है, क्लिनिकल सारी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसमें बेसिक का ऐसा जितना ताल्लुक नहीं होता। तो आपने कैसे किया? तो उसमें मैं वही आज जो है ना वो आप सबको बताना चाहूँगा कि स्केड्यूल कैसे बनाना और कौन सी चीज़ को स्केड्यूल तो हर बंदा अपना पर्सनलाइज ही बनाएगा, क्योंकि हर बंदे का कैलिबर और उसकी जो है ना वो मसरूफियात डिफरेंट होती हैं। बट ये कि कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा जिनको देखते हुए आप जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग जो है ना खुद अपना पर्सनलाइज जो है ना स्केड्यूल बना सकेंगे। एक तो ये चीज़ है कि आपने अपने स्टेप 1 की जो प्रेप को जो है ना अपने क्लिनिकल ईयर्स या जो आपकी एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनके साथ सिंक कैसे करना है। उसका बेस्ट जो है ना वो ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक थर्ड ईयर का बच्चा, फोर्थ ईयर का या फाइनल ईयर का, किसी भी फॉर एग्जांपल हम थर्ड ईयर के बच्चे के स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं, फिर फोर्थ ईयर के भी कर लेंगे। थर्ड ईयर क्या है, वो आइदर ब्लॉक सिस्टम में है, मॉड्यूलर सिस्टम में है या एनुअल सिस्टम में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फॉर एग्जांपल वो जो है ना थर्ड ईयर में स्टार्ट करना चाह रहा है और उसका जो है ना वो अभी लाइक उसके थर्ड ईयर में मोस्टली फार्मा होती है, पैथो होती है। तो फॉर एग्जांपल फार्मा लगा लेते हैं, तो फार्मा की जो चीज़ें फार्मा की बुक से पढ़ रहा है, मिनी कैटरिंग से जहाँ से भी पढ़ रहा है, फार्मा की बुक से वो पढ़ रहा है अपनी चीज़ें, वही चीज़ें एक दफ़ा सिर्फ एक जस्ट वन रीड फर्स्ट एड जो कि मेन रिसोर्सेज, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड रिसोर्सेज के हैं, उससे जो है ना वो एक दफ़ा रीड कर ले और कुछ ना करे, एक दफ़ा रीड करता जाए, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है उससे आप फेमिलियर होते जाएंगे, आपको आइडिया होता जाएगा कि आपका जो है ना वो किस तरह की चीज़ें आपने पढ़नी है और मेमोराइज करनी है। बाद में आप वही चीज़ सेम चीज़ जो फार्मा के में पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर में, वही चीज़ समराइज करके फर्स्ट एड में लिखी हुई है, ठीक है, सिस्टम वाइज लिखी हुई है, सेपरेट भी लिखी हुई है, जनरल फार्मा वगैरह। तो वो वहाँ से आप एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। इसी तरह पैथो है, पैथो के फॉर एग्जांपल माइक्रो है थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में या ब्लॉक सिस्टम में। माइक्रो जहाँ से आपने स्केची से जहाँ से लेविंसन से जहाँ से भी आपने करनी है वो वहाँ से तो आप कर ही रहे हैं। आप अपने एमबी क्लास टेस्ट के लिए कर रहे हैं, प्रॉफ के लिए कर रहे हैं, स्टैंड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा वहाँ से भी वाई नॉट के वहाँ से भी रीड करते हैं, जो उसका डबल फ़ायदा होगा, ना सिर्फ आपका स्टेप 1 का भी साथ साथ चलता जाएगा, बल्कि आपका जो करंट ईयर चल रहा होगा उसकी भी परफॉर्मेंस आपकी बूस्ट हो जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैसे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम ये है
एक तो सिंक करने की ट्राई करनी है, अगर सिंक होता है लेट्स सपोज फोर्थ ईयर में स्पेशल पैथोलॉजी होती है, अगर वो आप कर रहे हैं पैथोमा से जहाँ से भी, और साथ फर्स्ट एड से भी कर दीजिए, क्योंकि स्टेप 1 में 50% जो है ना पैथो होती है, स्पेशल पैथोलॉजी होती है, तो वो आपको वहाँ से भी कवर होता जाएगा हर सिस्टम का। इस तरह आप सिंक कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि कैसे जो है ना वो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये है, जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर उसमें वार्ड वगैरह से नहीं होते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो कंपलसरी वार्ड हो वो लें, बाकी इतना टाइम नहीं कंपलसरी नहीं होते वार्ड। फाइनल ईयर में चलो क्लिनिकल ईयर्स में कंपलसरी होते हैं, गायनी मेडिसिन, सर्जरी मेडिसिन, उसके पीड्स वगैरह के, या इवन फोर्थ ईयर में आपके आई और ENT के कंपलसरी होते हैं। तो आपने टाइम टेबल इस तरह बनाना है कि आपका मेन, आपका जो कॉलेज टाइम है वो 8 से 2 होता है, मोस्टली 8 से 1 या 8 से 2 होता है। उसके बाद जो आपका जो टाइम बचता है हॉस्टल में या आप घर में डे स्कॉलर हैं, उसको टाइम का एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेडिकेट कर दें स्टेप 1 की प्रेप के लिए, आइदर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या इवन फाइनल ईयर। 3 to 4 आवर्स जो है ना वो मोर देन इनफ होते हैं, बट कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें, जो है ना कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए कि कंसिस्टेंट आपने थ्रू आउट रहना। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 3 दिन नहीं पढ़ा। मैं एग्जाम्स का बताऊंगा, कोई टेस्ट वगैरह आते हैं, सेंटर्स आते हैं, प्रॉफ आता है, क्लास टेस्ट आते हैं, वो कैसे मैनेज करने। बट जब आपने टाइम बनाना, टाइम टेबल बनाना, तो पर डे जो है ना 3 to 4 आवर्स मस्ट हैं, इतने जो है ना वो आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे अगर आप डेडिकेशन के साथ स्टेप 1 की प्रेप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फिर आपने नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इस तरह करना है कि आप जब एग्जाम वगैरह आपका क्लास टेस्ट, लेट्स सपोज क्लास टेस्ट आ जाता है, फिर आपने क्या करना है, क्लास टेस्ट के लिए क्लास टेस्ट को जस्ट पास करना इनफ होता है। मैं ये नहीं कहूँगा क्लास टेस्ट सारे छोड़ के आपसे स्टेप 1 के पीछे लग जाए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, वो क्लास टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते, इवन देने भी नहीं चाहते, और वार टेस्ट को वगैरह, और सिर्फ स्टेप 1 को पढ़ते। उस तरह भी नहीं करना, क्योंकि अगर वो उससे आपकी इंटरनल असेसमेंट खराब होगी, अल्टीमेटली आपका एनुअल एग्जाम है, प्रॉफ है, उसमें इश्यूज आ सकते हैं। आप हमने दोनों चीज़ों को पैरेलल में लेके चलना होता है। तो एटलीस्ट हर बंदे को अपनी कैपेसिटी का पता होता है। अगेन 2 to 3 डेज मोर देन इनफ होते हैं कोई भी क्लास टेस्ट पास करने के लिए। उसमें आप बेसिक लेवल पे थोड़ी सी मेन टॉपिक, जैसे सीनियर के पास जाएं या पास पेपर पकड़ें, उसके मेन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आए हुए वही टॉपिक्स पढ़ के पास क्वेश्चंस करके चले, ये आपका मोस्ट लाइकली टेस्ट 50% पे पास हो जाएगा, क्योंकि मोर देन इनफ है। बाकी आप एंड पे जाके क्योंकि लग शुगर मेरी डिस्टिंक्शंस हैं, बेस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेडल्स हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे चीज़ों को मैनेज करना। बट ये कि एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए भी वो जस्ट पास तो कर सकता है ना, इतना मोर देन इनफ है। 2-3 डेज का पॉज लें, अपने टेस्ट पे फोकस करें, इमीडिएटली आफ्टर फिर अपना रिज्यूम उधर से ही करें जहाँ से उसने छोड़ा था स्टेप 1 का। इस तरह करके गैप आएगा दरमियान में, पॉज 2-3 डेज का आएगा, किसी का 2 डेज का, किसी का 3 डेज का, मैक्सिमम 3 दिनों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बट ये है कि वो दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती जाएंगी, हम दोनों चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इंटरनल असेसमेंट अपनी ख़राब करेंगे, फिर खुदा न खासा हमारे प्रॉफ सिस्टम में मसला होगा एनुअल एग्जाम्स में, फिर खुदा न खासा वो सप्ली और वो चक्कर, और उससे जो है ना वो सारा आपका आपकी सारी जो है ना वो आपकी एफर्ट्स और आपकी एनर्जी वो सारी जो है ना डाइवर्ट होने लग जाएगी कुछ चीज़ पे, और उसमें जो है ना वो आपको अपनी अलग से जो है ना वो नई डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए जो है ना स्मूथली चीज़ें चलती रही, MBBS भी चलता रहे, साथ में स्टेप 1 भी चलता रहे, इवन स्टेप 2 भी लोग कर लेते हैं फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में, हाउस जॉब के स्टार्ट में या हाउस जॉब के दौरान। तो उसका यही बेस्ट यही है कि आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने, ज़्यादा फोकस आपने स्टेप 1 पे ही करना है। बट MBBS जो आपके करंट ईयर चल रहा है उस पर भी आपने साथ साथ चीज़ें लेके चलनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अच्छा, उसके बाद जो है ना वो आपका आ जाता है मंथली। आपने लाजमी जो है ना 1 महीने बाद, 2 वीक्स के बाद, 4 वीक्स के बाद अपनी असेसमेंट लाजमी करनी है कि आपने क्या स्टार्ट किया था, कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना आपका टारगेट था। अपना टारगेट रख ले 1 वीक का, 2 वीक्स का या 4 वीक्स का। उसके बाद अचीवमेंट कितनी हुई है। मैं एक हमेशा एक चीज़ कहता होता हूँ कि बीइंग ह्यूमन आपके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है लॉन्ग टर्म के लाइक आप 100% जो है ना कोई भी टारगेट अपना अचीव कर पाएँ जो भी आपने सेट किया। टारगेट थोड़ा सा बड़ा सेट करें, उसमें अगर आप 90% भी अचीव कर लेते हैं तो वो उसे अचीव ही समझे, क्योंकि ह्यूमन की जो कैपेसिटी है ना वो इतनी ही है। आप लॉन्ग टर्म ये नहीं कि एक टारगेट सेट किया और हमेशा उसको 100% करेंगे, अगर ना हुआ तो आप परेशान रहने लग जाए और आप कहेंगे पता नहीं क्या होगा, नहीं हुआ। वैसी कोई बात नहीं है, आप टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखें, उसमें से 90% भी अचीव हो जाए तो मोर देन इनफ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज। वो देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए और इफेक्टिव हैं, वो चीज़ आ जाती है आपकी।
इसमें रिसोर्सेज में आपका टाइम टेबल आपको ये भी पता चल गया कि स्टेप 1 स्टार्ट कब करना है और कैसे एमबीबीएस के साथ लेके चलना है, वो भी आपको आइडिया होगा। मैं आपको मेन उसकी तरफ लेके आता हूँ कि उसको करना कैसे, उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, उसको लेके कैसे आगे चलना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है, सबको पता है, ये एक जो एमबीबीएस कर रहा है सबको पता है, बेशक वो एमएलए कर रहा है नहीं कर रहा, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ऐसी चीज़ है, ऐसी बुक है, इतनी अच्छी बुक है, वो ना सिर्फ एमएलए में स्टेप 1 में, इवन स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, इवन प्लैब में, इवन एएमसी में, स्टेट मेडिकल एग्जाम जो काउंसिल का एग्जाम है, और इवन पाकिस्तान के एफसीपीएस में, जेकेट में, हर जगह यूज़ होती है। तो इसलिए आपने फर्स्ट एड को तो लाजमी साथ साथ, मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने एमएलए नहीं भी करना वो भी फर्स्ट एड साथ साथ एमबीबीएस में लाजमी करें, थोड़ा बहुत ना हो करें, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद करनी ही पड़ेगी, बेशक पाकिस्तान में भी रहना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने पार्ट 1 देना है एफसीपीएस का, आपने जेकेट देना, अब एक और एग्जाम उन्होंने लॉन्च कर दिया वो देना, कोई भी एग्जाम है, क्योंकि सारी बेसिक जो है ना इतनी अच्छी कहीं पे नहीं लिखी हुई एक जगह पे जहाँ पे जैसे फर्स्ट एड में लिखी हुई है। ऑल्दो सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, क्लिनिकल चीज़ें कम है, बट बेसिक सारी जो है ना, स्टार्टिंग फ्राम एनाटमी टू पैथोलॉजी हर चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। इवन फिजियोलॉजी हो गई है, आपकी हिस्टो है, आपकी जो है ना ग्रॉस एनाटमी है, एम्ब्रियो है, आपकी पैथो है, फार्मा है, ये सारी चीज़ें, और इवन बीएस भी थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखी हुई हैं, बायोस्टैट की कम्युनिटी मेडिसिन की चीज़ें लिखी हुई हैं, और माइक्रो सारी लिखी हुई है, सारी चीज़ें एक ही बुक में आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्ट एड जो है ना वो आपने स्टार्ट करनी है। और इसके अलावा रिसोर्सेज में पैथोमा सबकी फेवरेट है, मेरी खुद सबसे जो एमबीबीएस के हवाले से सबसे जो फेवरेट मेरी बुक थी, और जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प की है टू बी ऑनेस्ट, हर जगह पे, हर एग्जाम में, आइदर फोर्थ ईयर हो, फाइनल ईयर हो, स्टेप 1 हो, स्टेप 2 हो, कोई भी एग्जाम हो, पैथोमा एक ऐसी बुक है कि जो आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, उसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत ईजी वर्डिंग में लिखी हुई है, और लॉन्ग टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म याद रहती है। फर्स्ट एड में भी पैथो लिखी हुई है, बट वो लॉन्ग टर्म याद नहीं रहती, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ रह सकती है, बट डिफ़िकल्टी होती है। बट पैथोमा ने इतने अच्छे तरीके से मैकेनिज्म और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि वो लॉन्ग टर्म बहुत ईजीली जो है ना याद रह जाती है, और हर एग्जाम में आपको इसकी हेल्प जो है ना होती है उससे। उसके बाद स्केची है, स्केची फार्मा की भी होती है, पैथो की भी होती है, माइक्रो की, स्पेशली माइक्रो की मैंने यूज़ की थी, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, माइक्रो सबकी फेवरेट होती है। स्केची से विजुअल मेमोरी ऑलवेज ज़्यादा लॉन्ग टर्म याद रहती, नहीं भी स्केची आपसे होती कोई बात नहीं, आप वैसे भी माइक्रो कर सकते हैं, बट अगर स्केची से आप कर सकते हैं तो ज़रूर इसको जो है कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट, सबको पता है कि एक क्वेश्चन बैंक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टेप 1, 2, 3 में, वो यू वर्ड है मेन। तो जो यूवर्ड है वो नेक्स्ट मैं बताऊंगा यूवर्ड को कैसे सॉल्व करना, बट यूवर्ड में जस्ट बता दूंगा, यूवर्ड एक मेन रिसोर्स है, एक एमसीक्यू रिसोर्स है जो आपने स्टेप 1 के लिए यूज़ करना है। उसमें एमसीक्यूज हैं बेसिकली उसी तरह के जिस तरह के एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। और यूवर्ड का फ़ायदा ये है कि आपको ना सिर्फ ये आपको आपकी असेसमेंट होती रहती है साथ साथ, बल्कि आपको मिस्टेक्स का भी आइडिया होता रहता है, और आपको नई चीज़ें भी सिखाता रहता है, जो बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट एड में नहीं होती, और आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज करता है और अलाइन करता है एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ। इसलिए यूवर्ड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। आज तो एम्बोस भी होता है, यूएसएमएल आरएक्स भी होता है, और भी क्वेश्चन बैंक्स हैं लोग यूज़ करते हैं, बट मोस्टली लोग जो है ना यूवर्ड यूज़ करते हैं, और वो कंसिडर इसी को करना चाहिए। अगर आपको यूवर्ड की समझ नहीं आ रही नहीं, फिर आप एम्बोस पे शिफ्ट हो सकते हैं, बट मेन यूवर्ड पे ही रहना चाहिए। और अगर यूवर्ड में स्कोर वगैरह नहीं आ रहा और बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप यूएसएमएल आरएक्स जो फर्स्ट स्टेट वालों का एक क्वेश्चन बैंक है वो आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट स्टेट ओरिएंटेड है, वो थोड़ा सा करके फिर आप यूवर्ड पे शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद अदर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं स्टेप 1 में करने के, बट मेन यही थे। इसके अलावा लाइक आपकी डर्टी मेडिसिन है, उसके लेक्चर्स होते हैं, वो आप बायोकेमिस्ट्री के लिए सुन सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, एक दो और भी हैं, और नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं देखता हूँ वो भी शेयर कर दूँगा। वो बायोस्टैट्स के लिए होते हैं, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, बट वो फेमस है काफ़ी। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि मेन आप इन्हीं पे स्टिक रहना होता है। वो एंकी भी होती है, एंकी जस्ट रिकॉलिंग के लिए तकनीक होती है, लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको टाइम मैनेज हो रहा और अगर आप उसको कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। मैंने बाय द वे नहीं की थी, बट जो लोग कर सकते हैं वो बहुत सारे लोग करते हैं उसको। एक्टिव रिकॉल होता है, उसकी हेल्प होती है, तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो वो ये मेन रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जितने भी हैं ना वो एसेसरी हैं, वो लाइक कंप्लीट नहीं है, आप कम्प्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते, बट ये कि हाँ जैसे कैप्लान है फार्मा की, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह लेक्चर्स की बात की जाए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि फर्स्ट एड को करना कैसे। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं तो मैं लाजमी आपको कहूँगा बीएनपी के लेक्चर या बूट कैंप के लेक्चर, जो जिसकी आपको समझ आए वो लाजमी करने चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड हमेशा
अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो याद रहेगी, अदरवाइज फर्स्ट एड रट्टा लगाने से कभी याद नहीं होगी, लॉन्ग टर्म याद रहेगी नहीं। तो बीएनपी के लेक्चर्स और बूट कैंप के लेक्चर्स वो अदर रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूवर्ड और एनपीएमई जो है ना, इसको कैसे, ये लास्ट स्लाइड है स्टेप 1 की, उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी हमने टच करने हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ स्टेप 1 पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो है ना, अगर फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए तो वो इतना इशू नहीं है, बट ये मेन हमारा वेबिनार का भी ओरिएंटेशन यही है। इसमें यूवर्ड आ जाता है। यूवर्ड कैसे करना है? यूवर्ड में 2 मोड होते हैं, एक होता है ट्यूटर मोड, होता है टाइम मोड होता है। स्टार्टिंग आपको ट्यूटर मोड से करनी चाहिए, ठीक है, वो आपको साथ साथ टीच भी करेगा। बाद में इसके टाइम मोड पे लाजमी शिफ्ट होना चाहिए, आप सारा ट्यूटर मोड पे नहीं यूवर्ड कर सकते। दूसरी चीज़ आती है आपको सिस्टम वाइज करना है, रैंडम करना है। मैं प्रेफर करूँगा सिस्टम वाइज करने चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम वाइज करेंगे तो आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन बनेगी। और आप लेट्स सपोज हर सिस्टम का 30-40% सॉरी 60-70% कर लें, ना 100% कवर करें। बाद में जो 30% हर सिस्टम का बच जाएगा उसको आप रैंडम जो है ना वो कवर कर सकते हैं, लाइक रैंडम मोड पे लगा के कर सकते हैं, मिक्स ब्लॉक जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने करते लिया एमसीक्यूज, आजकल ब्लॉक फॉर एग्जांपल 20 एमसीक्यूज का, आपने 20 एमसीक्यूज कर दी है, उसके बाद उसको रिव्यू कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सिर्फ वो रिव्यू नहीं करने के जो आपके इनकरेक्ट है, आपने जो करेक्ट है वो भी रिव्यू करने हैं। करेक्ट को रिव्यू कैसे करना कि ये एमसीक्यूज ठीक है तो क्यों ठीक है, और जो बाकी गलत हैं ऑप्शंस वो क्यों गलत हैं, क्योंकि आपके एमसीक्यूज डिटो कॉपी ऐसे नहीं आएंगे, बट कंसेप्ट यही रहेगा। तो इसलिए आपने एमसीक्यूज को थॉरली पर उसको करना है, रिव्यू करना। अगर आपने 30 मिनट्स लगाए हैं 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स या 1.5 आवर जो है ना वो लाजमी लगाना चाहिए कि उसको रिव्यू करने में। उसमें फिर रिव्यू करते हुए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिजिटल नोट्स बना सकते हैं, आप फर्स्ट एड के ऊपर जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके उसको रख सकते हैं, बाद में उसको रीड कर सकते हैं। बट चीज़ें आपने लाजमी करनी होती हैं। आप मैंने फर्स्ट एड के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाता था, आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल नोट्स के जो लोग बना सकते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एनपीएमई, जिसका बहुत सुनेंगे आप लोग। एनपीएमई बेसिकली एक एग्ज़ाम्स असेसमेंट के लिए जो है ना एक टूल है, या एमसीक्यूज सेट ऑफ एमसीक्यूज हैं जो सेम एग्जामिनर्स ने डिज़ाइन किए हैं, जो एक्चुअली स्टेप 1 डिज़ाइन करते हैं, राइट करते हैं। तो इसका जो है ना ये प्रिडिक्टर होता है आपका, और आपको रैंडमली जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एनपीएमई 25-26 आपको रैंडमली जो है ना वो 4-5 मंथ्स के बाद जो है ना 8-10 सिस्टम करने के बाद दे देना चाहिए, आपको बेस लाइन आइडिया हो जाए। नहीं तो लाजमी एक दफ़ा सारी फर्स्ट एड करने के बाद आपको दे देना चाहिए, क्योंकि आपको बेस लाइन असेसमेंट हो जाएगी। फिर आप उसके ऊपर आपने रिवीजन करेंगे तो आप पीरियोडिकली देते जाएं, ये नहीं कि एंड पे देनी होती। पीरियोडिकली यही है कि आप 2 वीक्स के बाद देते, दरमियान में एक तो सिस्टम रिवाइज करें, फिर 2 वीक्स के बाद देते, इस तरह करके 33 तक एनपीएमई आ गई हैं स्टेप 1 की, जो लेटेस्ट मैंने चेक की थी। मे भी एक आधी और ऐड होगी हो, तो वो आपने देनी होती है। और आप एनपीएमई से ही, अब एक और क्वेश्चन होता है कि जो लास्ट के हम एग्जाम का अपीयर होना चाहिए एग्जाम, इसमें यही होता है कि एनपीएमई डिसाइड करेगी। अगर एनपीएमई में 2 या 3 एनपीएमई में आपके कंसिस्टेंट जो है ना 70% से अबव स्कोर आ रहा है तो आपको अपीयर हो जाना चाहिए। अगर एक आधे में आया बाकी में नहीं आ रहा तो आपको पहले फोकस करना चाहिए वीक टॉपिक्स पे, और एनपीएमई 31, 2, 3 इन 3 पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट है। साथ में प्री 120 वगैरह भी होते हैं, वो भी आप एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट होप्स हो कि आपको स्टेप 1 के रिलेटेड चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको ओवरव्यू होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए बाकी टॉपिक भी कवर करने हैं, अदरवाइज मैं इसको और डेप्थ में बता सकता था। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च का। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है ना वो रिसर्च होती है, जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। रिसर्च का इस तरह होता है कि रिसर्च का हर बंदा करना चाहता है। मैं जो है ना एमबीबीएस में रिसर्च का बड़ा हर बंदे को होता है शौक होता करने का, और होता है कि रिसर्च पब्लिकेशंस हो, मेरा नाम भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसमें आए, इस तरह करके। बट रियलिटी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही गुजर जाते हैं, सिर्फ हम ख्वाहिश ही कर सकते हैं, हमारा नाम कभी भी नहीं आता। उसमें हमारी अपनी कोई काफ़ी चीज़ें होती हैं, अवेयरनेस नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होते, मेंटोरशिप उस तरह से नहीं होती, और हमारी कुछ अपनी भी कोताही होती है, हम खुद भी एफर्ट नहीं करना चाहते। तो इस वजह से हमारा भी ये हो रहा होता है। इसमें करना कैसे, आपने स्टार्ट जब करना है रिसर्च का, तो सबसे पहले तो ये चीज़ एक रिसर्च में हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी कि रिसर्च का ये है कि जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे, हिट एंड ट्राई मेथड नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगी। कोई पेड कोर्स, कोई पेड लेक्चर्स आपको रिसर्च नहीं सिखा सकते जब तक आप खुद वो चीज़, वो टास्क
वो टूल खुद यूज़ नहीं करेंगे, खुद यूज़ करेंगे, मिस्टेक करेंगे, फिर उसको देखेंगे। पहली दफ़ा आप फॉर एग्जांपल एक टास्क 1 घंटे में करेंगे, अगली दफ़ा वही टास्क 10 मिनट में कर लेंगे। ये फ़र्क आता है इसमें। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस के बगैर, जैसे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के बगैर स्टेप 1 नहीं हो सकता, इसी तरह रिसर्च में प्रैक्टिस के बगैर जो है ना वो आप किसी जो है ना, मैं ये नहीं कहता नहीं लेने चाहिए आपको। अगर अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं या कोर्स मिल रहा है तो वो ज़रूर लेना चाहिए। बट ये है कि मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस करनी है। आप ये नहीं कि आपने 15,000 20,000 या पेड कोर्स इतने पे करके उसके बाद खुद ब खुद एक्सपेक्ट करेंगे आपका नाम पब्लिश हो जाएगा। कोई पेड कोर्स आपको पब्लिश नहीं करके देगा, वो सिर्फ आपको टीच करेंगे, गाइड करेंगे, करना आपको खुद पड़ेगा। उसमें सबसे पहले ईजी चीज़ होती है एलटी, लेटर टू एडिटर। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक चीज़ होती है, बेसिक राइटिंग होती है। वो आप लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, एक बंदा अकेला कर सकता है। आप उसका देखें, गूगल करें एलटी क्या होती है, एआई से पूछें एलटी क्या होती है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से जर्नल्स एक्सेप्ट करते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, उस पर स्टार्ट करने लिखना। कोई बात नहीं, रिजेक्शन से रिसर्च में एक चीज़ से नहीं डरना, वो रिजेक्शन है। और वो जितना आप रिसर्च में रिजेक्शन से सीखेंगे, इतना आप कभी भी पब्लिकेशन से नहीं सीखेंगे। क्योंकि आप रिजेक्शन से आपको अपनी मिस्टेक्स का, अपनी वीकनेस का आइडिया होगा। पब्लिकेशन से हो जाएगा, आपको अपनी वीकनेस का कभी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी एक्सपोज होंगे। इसके बाद आ जाती है केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट बेसिकली ये होता है कि आपके पास एक केस है, वार्ड के अंदर पड़ा हुआ है, यूनिक केस है, रेयर प्रेजेंटेशन है, उसको जो है ना वो आपने उसका बेसिकली जो है ना वो नैरेटिव रिव्यू की तरह एक स्टोरी बेसिकली लिखनी होती है। पूरी स्टोरी लिखनी होती है, कैसे पेशेंट आया, क्यों ये पहले क्या डायग्नोस बना और बाद में एंड पे डायग्नोस क्या बना, क्या डिफिकल्टी थी डायग्नोस बनाने में या ट्रीटमेंट में, क्या रेयर चीज़ डायग्नोस हुई है जो पहले नहीं थी। तो वो चीज़ आपने लिखनी है, उसको केस रिपोर्ट कहते हैं। वो सीखें और अपने सीनियर्स के पास जाएं, वार्ड में, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर वाले, अपने एचओ से पूछें, पीजीआर से पूछें, प्रोफेसर से पूछें, वो आपको केस ज़रूर दे देंगे। अगर आपको लिखनी आती है वो केस ज़रूर देंगे। उनका नाम फर्स्ट ऑथर पे रखें और आप पब्लिकेशन करना स्टार्ट करें। केस रिपोर्ट पे आपको कर सकते हैं, कहीं पे परमिशन की कुछ ज़रूरत नहीं हो। उसके बाद बाकी चीज़ें बात की है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर, उसमें आपको कॉलेज से परमिशन लेनी पड़ती है, डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, फिर उसको लिखना होता है, SPSS होता है, 6 मंथ्स का वो है। उसके बाद जाकर वो पब्लिकेशन के लायक होती है। बस सीखें, बट ये स्टार्ट आप LT और केस रिपोर्ट से करें। क्रॉस सेक्शनल होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिस्टेमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस जिसे कहते हैं, तो वो आजकल बहुत फेमस है और सबसे टॉप पे भी वही आती है। बट उसके लिए आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। इवन आपको साइंटिफिक राइटिंग लिखनी आती हो, कुछ बेसिक टूल्स यूज़ करने आते हो। फ़ायदा इसका ये है कि कहीं पे परमिशन लेने की ऐसे तो ज़रूरत नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन से। बट ये है कि आपको उसमें ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सुपरविजन की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने कहा कि एक चीज़ इसमें जो है ना मैंने ऐड की है, रिसर्च सोसाइटीज़। तो रिसर्च सोसाइटीज़ क्या है कि आपकी जो है ना वो, अच्छा, रिसर्च सोसाइटीज़ क्या कि आपकी कॉलेज में या वैसे सोसाइटीज़ होती हैं जो रिसर्च रिलेटेड होती हैं, उनको लाजमी ज्वाइन करें। एक सोसाइटी जिसको ज्वाइन करना चाहिए वो रिसर्च सोसाइटी है। दूसरी मैं बताऊंगा कौन से ज्वाइन करनी है। एक तो रिसर्च वाले लाजमी ज्वाइन करनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपने, एक मिनट, आवाज़ ठीक आ रही है ना, किसी को मसला तो नहीं आ रहा? ओके, अच्छा, तो रिसर्च सोसाइटीज़ को लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। और उसमें एक बेसिकली एक सोसाइटी है, उसमें डिफरेंट लोग से, आपके सीनियर्स होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, मिल के काम होगा। कुछ चीज़ें आप उनसे सीखेंगे, कुछ आप उनसे कुछ सिखाएंगे। तो इस तरह मिलजुल के आप एक पूरी एक प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, रेदर देन कि एक बंदा अकेला लगा हुआ है मेटा रिव्यू एनालिसिस पे या केस रिपोर्ट पे, वो कंप्लीट करने में उसमें महीने लगेंगे। अगर 3-4 लोग उसमें से कनेक्शन भी बन जाते, 3-4 लोग लाइक माइंडेड ऐड हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा, उसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरे को सिखाएंगे भी, करेंगे भी। और एक होता है सुपरवाइजर की लाजमी नीड होती है, रिसर्च कोई भी हो, क्योंकि आप कर लेते हो, सारा कुछ लिख लेते हो, आपने एक दफ़ा रिव्यू करवा कर फिर पब्लिकेशन के लिए भेजनी होती है, अदरवाइज रिजेक्शन ही होती रहेंगी। इसलिए एक ऐसा पर्सन जो आपको ये बता सके, जिसकी ऑलरेडी पब्लिकेशन हो, वो सुपरवाइजर होना चाहिए। और बेशक सीनियर हो जूनियर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको बेहतर बता सके कि इसमें क्या लैकिंग्स हैं जो उनको कवर करके फिर आपने पब्लिश करनी है, रैदर देन के आप करें पब्लिक रिजेक्शन होती रहे, आपको समझ ही ना आए कि क्यों रिजेक्शन हो रही है। इसलिए सुपरवाइजर की बेशक सीनियर जूनियर एक आधा बंदा लाजमी होना चाहिए। और अगेन वही पब्लिकेशन प्रोसेस के, इसमें कई भी मोस्टली ऐसे ही होता है कि इसमें रिविजन होती है। अगर आप पब्लिकेशन किसी ने की है, भेजी है, तो उसमें मोस्टली यही होता है, बहुत रेयर होता है कि फर्स्ट में एक्सेप्ट हो जाए, वो आपको रिवीजन के लिए भेजेंगे कि ये चेंजेस करके लेके आओ, या फिर रिजेक्शन कर देंगे। उसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म, किसी और जर्नल में आप पब्लिश कर दो।
इसलिए ना रिविजन्स होती रहती हैं उसमें, आप उसको रिव्यू करते रहते हो तो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें फिर एक दो पब्लिकेशंस के बाद हमेशा मैं कहता हूँ एक दो पब्लिकेशंस हो जाए, फिर जो है ना वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो इंक्रीज होती है, 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरह इंक्रीज हो रही होती हैं। रादर देन पहली 2 जो 3 जो होती है ना वो डिफिकल्ट होती हैं क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज में होते हो। तो ये जो है ना इस पे डरना नहीं है रिसर्च में रिजेक्शन से, आपने स्लो एंड स्टडी लगे रहना और पैरेलल में टाइम कितना चाहिए, एक दिन में 30 मिनट्स मोर देन इनफ है। आप एक अच्छा टॉपिक सोचो, आप किसी सीनियर के पास लेके जाओ, आप उसको स्टार्ट करो, आप उनसे हेल्प लो, गूगल से हेल्प लो, यूट्यूब से वीडियोस देखो, ड्राइव में लिंक्स होते हैं, लोगों के पास वीडियोस होती है वो देखो। सीखना आपने खुद ही है, पेड लेक्चर लेने या नहीं लेने वो हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, बट ये है कि आपने सीखना खुद ही, और एक मेंटोर कोई ढूंढो जो आपको इसकी मेंटोरशिप करके आपको चीज़ों को राइट डायरेक्शन में मूव कर सके, तो वो एक रिसर्च में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बेसिक्स मैंने रिसर्च की बता दी, कौन सी टाइप्स होती हैं, कैसे स्टार्ट करनी, कैसे लेके चलनी, और 30 मिनट्स पर डे या वीकेंड पे एक 3-4 घंटे लगा लें रिसर्च में, मोर देन इनफ है। आप इस तरह करके ना इसको लेके चल सकते हैं रिसर्च को। बाकी एक ये पूरा टॉपिक है रिसर्च का, इसका सेपरेट एक वेबिनार होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि रिसर्च जो है ना वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 10-15 मिनट में सीखी जा सके या सिखाई जा सके। बट ओवरव्यू मैंने आपको दे दी है, आइडिया आपको हो गया है कि कैसे आपने इसको लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉलंटियर वर्क। ओके, यार वॉलंटियर वर्क एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते। एक ओके सॉरी, रिसर्च का इस तरह होता है, सॉरी वॉलंटियर वर्क का, कि वॉलंटियर वर्क जो जानते हैं ना लोग वो इस तरह है कि वो लोग यही समझ लेते हैं, एक मिनट, ओके सॉरी, अच्छा वॉलंटियर वर्क को वो ये समझ लेते हैं जो सोसाइटीज़ का काम होते हैं ना वो वॉलंटियर वर्क है। वो बेशक मैं किसी सोसाइटी का नाम मेंशन नहीं करूँ, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, लाइक ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, लाइक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है, रिसर्च सोसाइटी होती है, इस्लामिक सोसाइटी होती है, और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं। उनमें बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो समझते हैं कि वॉलंटियर वर्क हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। वॉलंटियर अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना, बाहर के कंट्रीज़ में आपने सीवी के लिए अप्लाई करना और सीवी अपनी बिल्ड करनी है, तो वॉलंटियर वर्क का आपको उसके लिए ज़रूरी एक तो उसका जो है ना वो ड्यूरेशन, आप वॉलंटियर वर्क कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक दिन आपने एक एक्टिविटी में एक दिन के लिए काम किया, नो डाउट वॉलंटियर वर्क है, बट वो काउंट ऐसा नहीं होता, उसको कहो कि वॉलंटियर वर्क हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया वॉलंटियर वर्क हो गया, ऐसा कोई काम नहीं होता। एटलीस्ट अगर आपने वॉलंटियर वर्क कहीं पर भी मैंशन करना है, उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स की ड्यूरेशन का होना चाहिए, ताकि पता चले कि एक पर्सन लॉन्ग टर्म 6 मंथ से एक सोसाइटी या एक चीज़ को जो है ना वो कर रहा है। मैं बताऊंगा 1 डे वाले भी होते हैं, बट मेन ये है कि कोई भी आपने स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स उसके साथ आपने रहना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेन होते किस तरह जो जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा और जो काउंट होते हैं वॉलंटियर, वो आ जाते हैं कम्युनिटी वर्क आ जाते हैं। वो आपकी कम्युनिटी, जैसे ब्लड डोनेशन आप कैंप लगाते हो, मेडिकल कैंप लगाते हो, स्क्रीनिंग का लगाते हो, अवेयरनेस का, इवन अवेयरनेस जो होती है उसका करते हो, किसी स्कूल में जाते हो, वो 1 डे एक्टिविटी ज़रूर है, बट अगर आप उस सोसाइटी में या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते रहते हैं और वो 6 मंथ्स के डिफरेंट टाइम में जाते रहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म होने चाहिए। आप अवेयरनेस भी कर रहे हैं, कंपेन्स चला रहे हैं, आप बेशक प्राइमरी स्कूल में जाके कोई स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कोई अवेयरनेस उनको दे रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, मेडिकल टॉपिक पे, या फिर मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, आप जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं वो लगा रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। बेशक वो 1 डे एक्टिविटी, बट अगर लॉन्ग टर्म चलता रहेगा ना, यही आपका वॉलंटियर वर्क कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कम्युनिटी वर्क ही बेसिकली वॉलंटियर वर्क है, कि डॉक्टर सिर्फ बुक्स की हद तक नहीं है बल्कि कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर सकता है, उसके लिए हेल्पफुल है। तो उसमें जो है ना इसको जो है ना वो बेसिकली ये वॉलंटियर वर्क होता है इसमें। और इसमें पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी जो है ना, मैंने आपको कहा था मैं एक और सोसाइटी बताऊंगा, एक आपकी ये वाली रिसर्च सोसाइटी और एक आपकी ये आ जाती है पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी टाइप। ये लाजमी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि इनके जरिए से आपको अपॉर्चुनिटीज लाजमी मिलेंगी। बाकी अदर सोसाइटीज भी है, जैसे वी फैट है, वॉलंटियर फोर्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस, ओके, वो वी फैट है, वॉलंटियर फोर्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपकी जैसे
शौकत खाना में वॉलंटियर बहुत से प्रोजेक्ट्स वो कर सकते हैं, आगा खान में ऑनलाइन बहुत सारे वो आप कर सकते हैं। इस तरह की सोसाइटी जो आपको वॉलंटियर वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं। कॉलेज में आपने लेना तो वो अगेन आपकी लाइक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। बाकी मेडिकल कैंप वगैरह आप ऑनलाइन नज़र रखें जहाँ पे, और आप लाजमी ज्वाइन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने ये सारा कुछ कर लिया और इवन ऑनलाइन बहुत सारे, जैसे मैंने शौकत खान का बताया, आगा खान का बताया, इवन इंटरनेशनल का, वो टेली हेल्थ वॉलंटियर भी होते हैं। आप ऑनलाइन भी घर बैठे भी बहुत सारा वॉलंटियर काम कर सकते हैं। और एक चीज़ लाजमी है, आपने वॉलंटियर सारा काम कर लिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने एक तो उसका जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। लाइक डॉक्यूमेंटेशन आइदर सर्टिफिकेट के फॉर्म में हो या आपको LOR के फॉर्म, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के फॉर्म में, वो आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि बाद में वही चीज़ आपकी आपके पास टेस्टिमोनियल होगा इस चीज़ का कि आपने वाकई वॉलंटियर काम किया था। नहीं तो अदरवाइज़ आप 3 से 4 साल का जो बाद जो है ना उसका कोई कहीं पे भी आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं कर सकते कि मैंने कोई काम किया था या नहीं किया था। और अपनी डेली ये वॉलंटियर एक्टिविटीज़ को जो है ना वो अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यहाँ पे पोस्ट करें। जैसे आप बाकी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ की भी जो है ना वो जो भी हो, लाइक स्क्रीनिंग, अगेन स्क्रीनिंग हो, कोई अवेयरनेस हो, ब्लड डोनेशन हो, कोई मेडिकल कैंप हो, उनका भी पिक्चर्स लेके उनको भी जो है ना वो डॉक्यूमेंट, एक तो डॉक्यूमेंटेशन रखें और दूसरा ये कि उनको पोस्ट करें, रेगुलर पोस्ट करें, ताकि आपका एक जो है ना वो डिजिटल रिकॉर्ड भी आ जाए कि आपने वाकई ये सारी चीज़ें जो है ना वो की हुई हैं। तो इस तरह ये वॉलंटियर लॉन्ग टर्म आपको हेल्प ऐसे करेगा कि आप यूएस में जैसे यूएस में अप्लाई करते हैं मैच के लिए, या प्लैब में अप्लाई करते हैं यूके में प्लैब के बाद, तो उसमें जो है ना वॉलंटियर का एक रिस्क सेक्शन होता है। उसमें जो है ना आपने वॉलंटियर वर्क आपने बताने होता है, ना सिर्फ होने, और बाकी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए और आपके पास पूरी डिटेल भी होनी चाहिए। वो इवन पूछ भी लेते हैं कि क्या किया था इस एक्टिविटी में, क्या इसके टारगेट्स से अचीवमेंट्स क्या थी और क्या था इसमें सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है ना वो आपने वॉलंटियर वर्क का जो है ना वो सारा डिजिटल एज वेल एज डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखना है, और ये चीज़ें करनी। आप सोसाइटीज़ में जाओ कोई मसला नहीं, बट उन सोसाइटीज़ को सिर्फ उस हद तक ही रखो, लर्निंग और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए ज़रूर जाओ, बट उसको वॉलंटियर के तौर पे ना लो। वो उनसे वॉलंटियर का कोई काम नहीं होता। आप वॉलंटियर, मैंने अगेन आपको बता दी, जो लोकल कम्युनिटी का वर्क है उससे वॉलंटियर कंसिडर किया जाएगा। बाकी जो है ना जो सोसाइटीज़ में आप प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए ज़रूर जाओ, उससे प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है और आपको इंटरेक्शन सीनियर जूनियर से आता है, आपको काम, लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। और वॉलंटियर वर्क में भी ये होता है, वॉलंटियर वर्क से ना सिर्फ आपको ये होगा बल्कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आएंगी। बाकी सोसाइटीज़ में भी थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ आ सकती है अगर आप प्रेसिडेंट या हायर पोस्ट पे जाते हो। बट ये है कि वॉलंटियर एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी को लीड करेंगे, तो ना सिर्फ आपको वॉलंटियर एक्टिविटी का सेक्शन हो जाएगा बल्कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ और लीडरशिप जो वाला सेक्शन जो होता है वो भी कवर हो जाएगा। तो लाइक आपको डुअल फ़ायदा होगा वॉलंटियर, इस तरह के वॉलंटियर एक्टिविटी। और जाहिर सी बात, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म आपका जो है ना वो आई वांट टू से कि आपके अपनी जो है ना नेकियों में भी इजाफा होगा, रैदर दैन के कम्युनिटी के आप इन सारी चीज़ों के अलावा, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो तो इसके कोई चार्जेस जो है ना वो आप नहीं ले रहे हो। तो होप सो कि मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस तरह जो है ना इसको लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्लाइड है, टाइम कम है, वो हमारे पास लास्ट टॉपिक है, उसको मैं टच करूँगा। उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर हुए तो वो पूछ लेना आप। ओके, चौथा टॉपिक हमारे पास था वो है हमारे पास प्रोफेशनल कनेक्शंस। प्रोफेशनल कनेक्शंस, अच्छा, प्रोफेशनल कनेक्शंस इस तरह होते हैं कि यार प्रोफेशनल आपकी सीवी जो होती है ना वो ये नहीं होती कि जस्ट पेज है वो सीवी है आपकी। आप जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आपकी प्रोफेशनल सीवी ही कंसिडर की जाती है। कोई भी लोग आपको वहाँ पे सर्च करेंगे, आपको जो कंटेंट लगा रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लोग वहाँ से आपके बारे में आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है। इस तरह जैसे आप यूएस का वीज़ा लेने जाते हो, वो आप सोशल मीडिया देखते हैं कि अगर आपने यूएस या ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इस तरह की सोसाइटीज़ को या ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके ऑन द स्पॉट जो है रिजेक्शन कर देते हैं। तो ये चीज़ आपने बड़ी केयरफुल लेके चलनी होती है। इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी अगर दो प्लेटफॉर्म्स को मैं करता हूँ, रेट करता हूँ, नंबर 1 लिंक्डइन और दूसरा ट्विटर। ये दो ऐसे एक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं। थर्ड नंबर पे इंस्टा, जो फोर्थ नंबर पे फेसबुक आती है। लिंक्डइन और ट्विटर को आप अपनी प्रोफेशनल सीवी की तरह डील कर सकते हो, स्पेशली लिंक्डइन को। कैसे कि लिंक्डइन में को अपनी अपडेटेड रखने, अपनी हर एक्टिविटी को वहाँ पे पोस्ट करें, उसके सारे सेक्शंस को अपडेट करें, एक्सपीरियंस सेक्शन, उसका जो वॉलंटियर सेक्शन होता है, रिसर्च सेक्शन होता है, उसका जो है ना वो ऑनर्स वाला सेक्शन होता है, और लाइसेंस सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन, तो मल्टीपल सेक्शंस हैं। आप जाएँ, उसको एक्सप्लोर करें अपनी जो है ना। और मेरा अकाउंट भी
डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गनी के नाम से लाजमी सर्च करके उसको देखें। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा बना हुआ, बट ये कि आपको आइडिया मिल जाएगा। उसमें देखेंगे आप चीज़ें कैसे मैनेज की हुई, कैसे बैनर लगाया हुआ, कैसे आपने हेडलाइन लिखनी है, कैसे आप इंट्रो लिखना अपना, हर चीज़। उससे आपको कोई पे प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो आपकी लिंक्डइन लाजमी, मोस्टली वो लिंक्डइन पे होते हैं, ट्विटर पे होते हैं, वो लिंक्डइन लाजमी आपकी देखते हैं। उससे आइडिया हो जाता है, आपकी सीवी तो है ये, वहाँ से आइडिया हो जाता है किस तरह का पर्सन है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, आप क्या किस तरह का पोस्ट करते हो, किस तरह के कमेंट्स करते हो। लिंक्डइन वहाँ पे जाकर फॉर एग्जांपल कैसे करना है, वहाँ से कनेक्शन भी बनते हैं। अगेन ट्विटर पे भी ऐसी चीज़ है, कैसे कनेक्शन बनते हैं। हमें सबको होता है कि यूएस के कनेक्शन हमें बनाने नहीं आते, आप ये घर बैठे बना सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, लिंक्डइन ट्विटर के जरिए से। वहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं जिनका मैच हो चुका है, या आपके कोलीग्स होते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ को लाइक करें, कमेंट करें, चीज़ें पूछें, इंटरेक्टिव रहें वहाँ पे, सिर्फ लाइक ना करें, रीशेयर करें, इंटरेक्टिव रहें, रीपोस्ट विद अपने थॉट्स के, ये नहीं कि जस्ट रीपोस्ट फॉर रीपोस्ट, वो करें। और फिर इस तरह जो है ना वो लोग नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, और कि ये पर्सन है, ये मेरे रीपोस्ट कर रहा है, अच्छे कमेंट्स कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, हेल्दी एक्टिविटीज़ है, तो वो लोग आपको भी जो है ना वो आपकी लिंक्डइन चेक करेंगे, और इस तरह आपका कनेक्शन बन जाएगा। फिर आपको लाइक, फिर आप वो भी फॉलो बैक करेंगे, और फिर आप कोई भी चीज़ हेल्प लेनी होगी तो फिर उनसे पूछेंगे भी, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आप वैसे किसी को डीएम करेंगे, वो कभी भी खोल के नहीं देखेगा, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता कि आप अननोन पर्सन का जो है ना वो डीएम खोल के देखें, और स्पेशली प्रोग्राम डायरेक्टर्स के पास और आपके सीनियर्स के पास जिनका मैच हो चुका होता है। तो इसलिए इस तरह करके ना इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपनी एक्टिविटीज़ को, मैंने कहा था, अपनी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ का, अपनी एकेडमिक जर्नी को वहाँ पे शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें वहाँ पे, जो नई चीज़ सीखी, पर वार्ड की एक केस भी सीखा, वो भी शेयर करें ला के वहाँ पे। पर्सनल पिक्चर्स नहीं लगानी, सेल्फीज नहीं लगानी, बट प्रोफेशनल पिक्चर्स लगानी, लाइक वॉलंटियर एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स, या फिर अपनी सर्टिफिकेट्स की पिक्चर्स, अपनी अचीवमेंट्स की पिक्चर्स, अपने रिजल्ट कार्ड्स की, या वो प्रॉफ वगैरह के एग्जाम के, वो सारी चीज़ें करनी। तो इस तरह से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें ट्विटर पे और लिंक्डइन पे आपको लेटेस्ट इन्फो मिले कि एमएलए के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, चेंजेस के बारे में जो हो रही हैं, मैच साइकिल के बारे में, हर चीज़। तो इसलिए आप अपडेटेड भी रहोगे, आपको किसी के पास जाकर चीज़ें पूछनी नहीं पड़ेंगी, आपको ऑलरेडी चीज़ें, और लोग बहुत सारे गाइडेंस भी वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं पोस्ट के अंदर। आप प्रोग्राम डायरेक्टर्स को फॉलो करो, सीनियर्स को फॉलो करो, वो आपको पोस्ट मिलती रहती है, और आपको फ्री में जो है ना गाइडेंस मिल रही है, तो जो कि पेड हज़ारों डॉलर दे के भी आपको नहीं मिल सकती। तो आप इकट्ठी कर सकते हैं। स्टेप 1 लोगों ने कैसे कहा, क्या उनके उन्होंने हैबिट्स थी, मैंने भी कल एक पोस्ट की, आप देख सकते हैं, डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गनी के नाम से आप देखेंगे इंस्टा पे और फेसबुक उस पे, लिंक्डइन पे, तो आपको आइडिया होगा। लोग अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे, किस तरह उन्होंने लेके चले थे, वो हर चीज़ आपके जो है ना वो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरे ख्याल में दैट्स ऑल। हमारे पास 8 मिनट्स हैं स्टिल, अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप बता दें, और होप्स हो के आपको चीज़ों की समझ आई होगी। 1 मिनट, मुझे क्वेश्चंस अगर कोई हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ वो आपको। फिर डॉक्टर जैन हैं, वो आपको स्टेप 2 ओस्की और बाकी मैच साइकिल से रिलेटेड इन्फो जो है ना वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, जिनके क्वेश्चंस हैं वो अपने क्वेश्चंस लिखें, मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम जितने आंसर हो सकें मैं उनको कर दूँगा।